नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। कल 11 तारीख है और कल दूसरे फेज के लिए मतदान होना है और ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर 122 सीटों पर जहां मतदान होना है वहां से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इन सीटों पर जातीय समीकरण क्या कुछ है और कहां पर कौन आगे चल रहा है और कौन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको सब कुछ तफसील के साथ बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी बातचीत आपको के लिए। सबसे पहले तो रवि जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल दूसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है, क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं उन सीटों से। देखिए दूसरे चरण में 20 जिलों में होना है। 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर और उसमें प्रत्याशी की बात करें तो प्रत्याशी उसमें 1302 टोटल प्रत्याशी हैं। उसमें अगर यदि हम बात करें पुरुष की तो पुरुष उसमें 1165 हैं, ठीक है। महिला जो है सो 136 हैं हम्म। और आपको थर्ड जेंडर के एकमात्र प्रत्याशी हैं। ठीक है। तो ये दूसरे चरण के मतदान की हम बात कर रहे हम्म। हैं जो 20 जिलों में होने जा रहा है कल जहां पर होगा। हम्म। और अब अगर यदि बात किया जाए कि यहाँ पर ये सीमांचल का इलाका है, हम्म। आपको मगध का इलाका। मगध का जी। इलाका है, चंपारण का इलाका है। चंपारण का इलाका हाँ। है, तो इसमें इंडो नेपाल बॉर्डर से भारत नेपाल सीमा से आपने अब हम लोग देख भी रहे हैं कि बॉर्डर को पूरी तरह से सील है, आवाजाही पर रोक है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। तो पूरी तरीके से पुलिस और एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट केंद्रीय अर्धसैनिक बल को भी लगा दिया गया है। और तो और आप देख लीजिए कि जो दियारा का इलाका है, जो डिस्टर्ब एरिया जिसको कहते हैं, जो माओवादी का प्रभावी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि जो सेंसिटिव है, महा सेंसिटिव सेंसिटिव। सेंसिटिव है, जमुई का इलाका भी, जी तो जी। वहां पर पूरी तरीके से एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और हर बूथ पर आपको केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को लगा दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट फेज और इसमें दूसरे चरण में क्या लड़ाई दिखाई पड़ रही है। और देखिए अब जो पहले चरण का जो हुआ 6 नवंबर को मतदान, उसमें कितना टाइट वोटिंग हुआ था। तमाम लोगों की दिमाग एक तरीके से हिल गई है कि क्या होगा, किसकी सरकार। 65% वोट परसेंटेज रहा है। बम्पर वोटिंग तो बम्पर हुई, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि यह पता नहीं चल पा रहा है कि कौन जीतेगा उसमें पहले चरण में, कौन एनडीए या इंडिया। तो ये पेच है। अब यहाँ पर आपको सेकंड फेज में जो कल मतदान होगा, इसमें दोनों ही गठबंधन, एनडीए और इंडिया महागठबंधन हो या इधर एनडीए हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार प्रसार में दिखाई भी पड़ा। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि क्या 2020 में इधर से महागठबंधन की क्या स्थिति रही 122 सीट पर। वो तो हम कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि किस पार्टी से कितने पहलवान मैदान में हैं दूसरे फेज में, देखिए दूसरे फेज में जिनकी किस्मत दांव पर है। राष्ट्रीय जनता दल से 71 हैं, 71, कांग्रेस से हैं 37, विकासशील इंसान पार्टी सनो मल्लाह से हैं 7, भाकपा माले जो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है उससे हैं 7, इसी तरह से सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उससे 4 हैं, सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से 1 और ओवैसी वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी जो एआईएमआईएम है उससे 21 उम्मीदवार हैं। तो दूसरे फेज में पहलवान जो मैदान में। हाँ, तो देखिए ओवैसी, एनडीए का आपने नहीं बताया। नहीं एनडीए तो अब देखिए आरजेडी इतना है, वीआईपी 7 है, माले 7 है, हाँ बीजेपी से हाँ। कितना है? और अब देखिए एनडीए का देखिए, एनडीए से एनडीए अब ये बीजेपी है, बीजेपी से 53 है, ठीक है, मैदान में है, मैदान में है, जेडीयू में 44 हैं, हम से 6 हैं, ठीक है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से 4 हैं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उससे 15 हैं। तो यानी कि इनकी किस्मत दांव पर है। इनकी किस्मत दांव पर। अब देखिए अब जीतन राम मांझी जो हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं, उनकी बहू, उनकी समधन दोनों इस बार चुनाव मैदान में है। हम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वह हैं, आपको चिराग पासवान की पार्टी से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी। तो यह सब कई सारे, और तो और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी जो है सो लड़ रहे हैं। तो ये बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे तो पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी बेतिया से लड़ रही हैं।
हम्म। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी नजर इस चुनाव पर है, सबकी नजर, सब लोग देख रहा है कि इन लोगों का क्या होगा, जिनकी अग्नि परीक्षा है, जिनकी अग्नि परीक्षा है। तो आपने ये तो बता दिया है, तो ऐसे में अब सवाल ये भी पूछा जाएगा कि अगर हम बात करें साल 2020 की, तो किसके खाते में कितनी सीटें आई थी रवि जी? अब देखिए, एनडीए का जो हम लोग बात करें, हम्म। दूसरे चरण में जब इसी 122 सीट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें एनडीए को आया था 66, हम्म। 66, महागठबंधन को 49, हम्म। वन वन शॉट 50। फिर है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 सीट मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 1 मिली थी, और निर्दलीय एक सुमित सिंह जीत करके आए थे, जो कि मंत्री भी बने थे नीतीश कैबिनेट में, और बसपा से 1 सीट जीत करके जमा खान आए थे। अब देखिए, वो जहां से जीत के आए थे वहां से दूसरी सीट से लड़ रहे हैं, शिफ्ट कर गए हैं वो। तो यह भी अब देखिए, और तो ये इस बार जो दूसरे चरण का जो हम बात कर रहे हैं, एनडीए को 66 सीट आई थी इन सब क्षेत्रों से। तो ऐसे में इनके लिए भी बहुत कसमकस की लड़ाई है, कसमकस की इस लिहाज से क्योंकि महागठबंधन ने भी पूरी मजबूती के साथ इन क्षेत्रों का समीकरण बदला है, क्योंकि इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में है, इस बार चिराग पासवान भी है, इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन में मुकेश है, सहनी आईपी गुप्ता आईपी गुप्ता महागठबंधन में है। महागठबंधन। तो ये कहीं ना कहीं समीकरण जो है जो कुछ बदला हुआ इस बार दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई भी यह नहीं कह पा रहा है कि कितनी सीट पर कौन आगे चलेगा, क्या होगा। ठीक है, लेकिन आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? क्या दूसरे फेज में भी बम्पर वोटिंग होगी? देखिए, दूसरे फेज में भी बम्पर वोटिंग होगी। अगर बम्पर वोटिंग होगी तो उसके 2 संकेत हैं। अगर आप पहले से देख करके चलिएगा तो वो लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है, शुरू में जब लालू प्रसाद यादव आए थे तो बम्पर वोटिंग हुई थी, फिर आपको नीतीश कुमार 1990 में 1990 में, उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव के बाद फिर जब नीतीश कुमार आए थे, तब फिर देखिए वोटिंग ट्रेंड थोड़ा कम हुआ था, फिर नीतीश की सरकार बनी थी 2005 में। तो यह सब कुछ ट्रेंड, लेकिन इसको ऐसे भी डिकोड देखने की जरूरत नहीं है कि बम्पर वोटिंग हुई तो बदलाव ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं। सत्ता में वापसी भी हो सकती है। सत्ता में वापसी भी हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वोटिंग के दरमियान ही 10-10 हजार रुपए भी खाते में महिलाओं के आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, एक तो असेसमेंट यह भी आ रहा है कि महिला का वोट का यह मतलब नहीं मान लेना चाहिए कि वह नीतीश कुमार की पार्टी या एनडीए को ही वोट हो रहा है। यह भी एक बड़ा फैक्टर है, यह भी एक इशू है। तो इस बात को, क्योंकि तेजस्वी ने भी 30,000 देने की बात कह दी है, वह भी स्ट्राइक कर रहा है। महिला देख रही है कि एकमुश्त हमको 30,000 आएगा तो यह एक बेहतर होगा, तो यह भी एक देखने और समझने वाली बात है। फिर दूसरी तरफ युवाओं का, यूथ भी बड़ी संख्या में, बड़ी आबादी वोट कर रही है, तो वो यूथ का किधर झुकाव है? यूथ का निश्चित रूप से नौकरी की ओर झुकाव होगा, तो वह नौकरी की ओर झुकाव होगा तो किस ओर झुकेगा, यह देखने वाली बात है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और आपने डोमिसाइल पर भी देखिए, डोमिसाइल एक बड़ा मसला हुआ था, वो सरकार को उसको ये करना पड़ा था, रोल बैक करना पड़ा था, लेकिन वह सिलेक्टेड सब में नहीं हुआ था। कुछ कुछ जगहों पर आपको डोमिसाइल को सरकार ने रोल बैक किया था। लेकिन अब यह एक बड़ा मसला है कि ये किधर जाएंगे युवा, ये इनका वोट किधर जा रहा है, या फर्स्ट टाइम वोटर किधर जा रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात। अच्छा, लेकिन अगर हम जिक्र करें 6 तारीख का, 6 तारीख को पहले फेज का मतदान हुआ था, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कौन आगे चल रहा है 121 सीटों पर? देखिए, वहां पर बहुत कांटे की लड़ाई है, यह कोई भी अनुमान किसी का नहीं लग सकता। आप किसी भी थर्मामीटर से आप बुखार नापना चाहिएगा 6 तारीख के मतदान का, तो उसमें कुछ न कुछ हम जो अभी पहले हम बताए कि युवा किधर जा रहे हैं, महिला किधर जा रही हैं, 10,000 ले रही हैं तो दे रही हैं कि नहीं, या फिर तेजस्वी के 30,000 को देख रही हैं। फर्स्ट टाइम वोटर नौकरी पर अगर यदि हैं तो वह किधर है, डोमिसाइल है तो किधर है, तो कई सारे मसले हैं। तो इसलिए आप हर का अलग अलग वैरी करेगा। ग्रामीण इलाके की महिला जो है सो तीर छाप खोज रही है, कमल छाप रहते हुए भी तीर छाप खोज रही है, तो वह क्या संकेत करता है? तो यह सब कई सारे बातें हैं, कई सारी बातों को, इसलिए अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग फेल कर जा रहा है। 122 सीटों पर जहां मतदान कल होना है, वहां से क्या कुछ जानकारियां आ रही है? यहाँ पर आगे कौन दिखाई दे रहा है, कौन पछड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हम बता दिए कि दूसरे चरण में 2020 में क्या हुआ था। आपको दूसरे चरण में एनडीए कितना लेकर के आया था, महागठबंधन कितना लेकर के आया था, तो यहाँ पर दूसरे चरण में निश्चित रूप से आपको
एनडीए को ज्यादा ताकत झोंकने की जरूरत है। अगर नहीं झोंकेगा तो यहाँ खत्म हो जाएगा, तो फिर क्योंकि यहाँ पर ओवैसी भी हैं। ओवैसी हैं, और ओवैसी एक बड़ा फैक्टर निकल करके आएंगे जो एक तरफ ओवैसी है और एक तरफ जनसुराज भी है। क्या जनसुराज। लगता है जनसुराज कितना नुकसान वही पहुंचाना हम कर रहे हैं। चाह देखिए जनसुराज की जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये देखिए प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं कि फिर से चुनाव होगा, हम्म, ये बोल रहे हैं ना प्रशांत किशोर। नहीं, उनका ये कहना है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तब देखा जाएगा कि देखिए तब क्या ऐसी होगा। जी, ऐसी और वैसी क्या होता है। हाँ, ऐसी वैसी का मतलब ये है कि जी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 122 जो जादुई आंकड़ा है, वह किसी को नहीं आ रहा है। ये प्रशांत किशोर का एक नहीं, संकेत। ये उनका एक सवाल पूछा गया था जिस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है। हाँ, तो ऐसी स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति कब बनेगी? ये तो वक्त के गर्भ में है कि हाँ, आगे गर्भ क्या में है, होगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि प्रशांत किशोर भी बड़ा डेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे और ओवैसी का भी स्ट्राइक बेहतर हो रहा है। तो यह कहीं ना कहीं ये लोग फैक्टर बनेंगे, ओवैसी और प्रशांत किशोर। हैं। तो इनको आपको लेकर के खेल चलना, करेंगे इस खेल बार। करेंगे। कई सीट पर तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि हाँ। जनसुराज कितना डेंट कर रहा है। 20,000 15,000 अगर वोट कहीं पर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि क्या खेल होगा। ओवैसी सीमांचल में स्ट्राइक करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई ताकत नहीं उनको रोक सकती है, जिस तरीके से वोट का वहां पोलराइजेशन है, और मैक्सिमम स्ट्राइक होगा वहां पर। तो फिर ओवैसी तो निश्चित रूप से एक फैक्टर होंगे इस चुनाव में। आप उसको कैसे आप ये कर दीजिएगा। यानी कि ओवैसी भी फैक्टर है और जनसुराज तो फैक्टर है ही है। लेकिन इसी बीच आपने ये भी देखा होगा कि मुकेश सहनी को लेकर के भी तरह तरह की खबरें बीते दिन चलाई जा रही थी। सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या वाकई में मुकेश सहनी फिर से एक बार नाराज हो गए हैं? नहीं, देखिए मुकेश सहनी नाराज नहीं है। देखिए मुकेश सहनी क्यों नाराज होंगे, हाँ। वह अपने जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री का चेहरा है। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है, तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो नाराजगी की बात ही नहीं। अब उसको तरह तरह से इससे इधर से उधर से करके वो चल रहा है मीडिया का एक सेक्शन, तो वो उस पर हम नहीं बोलेंगे। लेकिन आप देखिए जो हम लोग डिकोड करना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से गौड़ा बोराम में मुकेश सहनी ने बड़ा सेक्रीफाइस किया, वहां पर दिखाया कि अपने भाई संतोष सहनी की उम्मीदवारी वापस ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये एक वो वोट में बदलाव बिखराव नहीं चाहते थे, इसलिए वहां पर गौड़ा बोराम में उन्होंने वो किया, क्योंकि वहां मल्लाह की भी वोटिंग परसेंट है। अब देखिए चैनपुर में, अब जो बात कही जा रही है, चैनपुर जो विधानसभा है वह चैन छीन लिया महागठबंधन का। तो देखिए वहां पर कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी कि वहां से जो प्रत्याशी थे वीआईपी के, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के, उनका, तो ये एक निश्चित रूप से यह मीडिया में कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसी बात हमको दूर ट्वीट कर दिया बीती रात मुकेश सहनी ने। क्या लिखा है उस देखिए ट्वीट में? निश्चित अब वह किसको एक्स पर जो पोस्ट किया है मुकेश सहनी ने, वह निश्चित रूप से वह किसको हिट कर रहे हैं ये आप समझ सकते। अरे वो दिल जलो, पहले चरण के चुनाव में बहुत टाइट हुआ वोटिंग, तो ये सबका दिमाग खराब हो गया, तो खलबली मच गई। और अब जो है सो तेजस्वी को सीएम बनाना है, यह उनका प्रण है। तो अब ऐसे में मुकेश सहनी अपने वचन के पक्के हैं। अब देखिए वह कह भी रहे हैं कि 14 तारीख के बाद भोज देंगे, आप माछ भात देंगे, उसमें आपको आना है। सबको वो बुला रहे हैं, तमाम दिल जलों को भी बुला रहे हैं। यानी कि सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। ये मुकेश महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। वो तो कह रहे हैं, जितनी बात कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट पोस्ट कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी, हम एक बार तो हम समझते हैं कि वह चेहरा है महागठबंधन का। तो ऐसे में वह इधर उधर कुछ नहीं होगा। यह सब एक अलग तरह से एक खिचड़ी पकती है। चुनाव के दरमियान इस तरह की खिचड़ी पकती हुई हर पार्टी हर दल में दिखाई पड़ता है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि बीते रात अचानक से तेजस्वी यादव भी लाइव आते हैं और बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं रवि जी। देखिए कितना सही कितना गलत है। देखिए वह तेजस्वी यादव निश्चित रूप से जो बात कह रहे हैं, अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री आवास पर भी वह सांकेतिक रूप से कह रहे हैं। तो देखिए निश्चित रूप से चुनाव है, तो साम दाम दंड भेद सब होता है। तो तेजस्वी यादव को यह बात भी समझना चाहिए कि भाई अगर यदि कोई अधिकारी है तो जिससे सरकार रहती है, तो उसमें इधर उधर होता है, उसमें कहाँ दिक्कत है। आप अपने को हम बार बार एक बात कहते थे तेजस्वी यादव की पार्टी को, कि महागठबंधन को, कि इस बार आप लड़िए, मार्जिन मैक्सिमम मार्जिन हो, सो दैट कि 120 121 1000 1500 का अंतर न रहे। तब आपका यह आरोप नहीं लगाना उचित होगा। तो ये इतनी तैयारी करनी चाहिए। सिर्फ आरोप इधर से लगे, एनडीए से लगे या एनडीए से लगे, यह नहीं होना चाहिए।
तो चलिए अब देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है, क्योंकि कल 11 तारीख है और हमने आपको पहले ही बताया है कि कल दूसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। बम्पर वोटिंग होती है नहीं होती है, सब कुछ बिल्कुल इसी तरह से आपको लाइव सिटीज बताता ही रहेगा। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।